अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी खैरियत से गुजर रही है। इसी तरह खुश रहें, आबाद रहें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते रहें। अगर आप में से कुछ लोग अभी भी ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आई रिक्वेस्ट यू कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हो सके तो अपने दोस्तों में, अपनी कम्युनिटी में, अपने जानने वालों में इस चैनल को शेयर करें। अगर आप लोग अपनी स्टोरीज को शेयर करना चाहते हैं तो आप चाहें तो लिख के ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करने के बाद ईमेल शेयर कर सकते हैं। अच्छा गाइस, इससे पहले कि हम लोग आज की स्टोरीज की तरफ बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को या इस अपलोड को लाइक कर दें। अच्छा गाइस, आज की ये जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी हमें शकील साहब ने कराची शहर से शेयर की है। ये बताते हैं कि इनके जो दादा थे वो 1975-76 में खैबर पख्तूनख्वा में रहा करते थे और उसके बाद जब उनके जो फादर थे उन्होंने जो भी जायदाद की तकसीम की और उसके बाद जब सब बहन भाइयों को अपना अपना हिस्सा मिल गया, तो इनके दादा ने जो भी उनको विरासत में पैसे मिले थे उन पैसों से कराची में सुपर हाईवे पे एक जगह खरीद ली। उस दौर में सुपर हाईवे पे या गुलशन मेमार में या उसके आगे का जितना भी एरिया है, इतनी ज़्यादा आबादी नहीं हुआ करती थी। तो इनके जो दादा थे वो उस दौर में भी एक चौकीदार के तौर पे, या आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ इदारों में एक गार्ड के तौर पे ड्यूटी अंजाम दिया करते थे। और शुरू में जो इनको जॉब मिली थी, वो जो जॉब थी वो कराची यूनिवर्सिटी के सामने जो बंगले मौजूद हैं उनमें से किसी बंगले में सिक्योरिटी की जॉब थी। तो अक्सर ऐसा होता कि इनके दादा को वहाँ से निकलते हुए रात के 9 या 10 बज जाया करते थे। अब उस दौर के हिसाब से इनके जो दादा थे उनके पास एक साइकिल मौजूद थी और जब वो वापस अपने घर यानी हाईवे की तरफ जाया करते थे तो वो साइकिल को इस्तेमाल करते हुए अब्बुल हसन अस्वानी रोड से गुजरते हुए हाईवे पे जाया करते थे। अगर आप आज के दौर में उस रोड की बात करें तो वहाँ पे इस कदर रश हुआ करता है कि अगर आप गलती से दिन पे उस रोड पे चले गए तो यकीनन आपकी जो गाड़ी है वो आधे घंटे तक फंस जाएगी। लेकिन अगर आप 1975-76 की बात करें तो इस पूरे रूट पे इक्का दुक्का कुछ घर मौजूद थे और उसी दौर से ही यहाँ पे मकान बनने का या आबादी का कॉन्सेप्ट जो है उसको मुतारफ़ कराया गया था। खैर, दादा अक्सर साइकिल से जब निकलते थे तो इस पूरे रोड पे जगह जगह सन्नाटा मौजूद था। दूर दूर तक ना लाइट्स मौजूद थीं और ना ही उस दौर में इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ उस रोड पे नज़र आया करती थीं। दादा बताते हैं कि वैसे ही एक रात मुझे निकलते हुए रात के तकरीबन 11-11:30 बज गए। अब जब मैं अपनी साइकिल पे अब्बुल हसन अस्वानी रोड से सीधा अल आसिफ की तरफ आ रहा था तो रास्ते में एक नदी, जिसे आप एक नाला भी कह सकते हैं, वो आने वाला था। मुकम्मल तौर पे अंधेरा हुआ था, बस चांद की रोशनी थी और उसी रोशनी में मैं साइकिल को चलाता हुआ आगे बढ़ रहा था। अब जैसे ही दादा बताते हैं कि मैं उस नाले के करीब पहुंचा तो उस नाले के बिल्कुल सामने से गुजरते ही मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरे लेफ़्ट और राइट साइड पे कुछ शैडोज़ हैं जो मेरे साथ साथ चलना शुरू हो गए हैं। हालांकि मेरे इर्द गिर्द या मेरे लेफ़्ट राइट पे कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन बाकायदा मुझे सीधे हाथ की तरफ और कभी उल्टे हाथ की तरफ साए नज़र आते और जब मैं उन साए पे या उन शैडोज़ पे गौर करता तो कभी लगता जैसे कोई औरत है जो मेरी साइकिल के साथ साथ मेरी साइकिल की स्पीड से मेरे साथ चलना शुरू हुई है। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसका शैडो नज़र आ रहा था जबकि फ़िज़िकली मैं उसको देख नहीं पा रहा था। अब मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो चुका था क्योंकि ये जो जगह थी एक तो वीरान थी और दूसरी बात ये थी ये नदी या नाला यहाँ पे मौजूद था और इस नाले के बारे में या इसके करीब के बारे में बहुत सारे वाक़यात थे
जो मेरे दादा ने सुन रखे थे। खैर, मेरे दादा ने जैसे ही उन शेडोज़ को देखा तो अपने तौर पे इन्होंने साइकिल को जितना तेज़ी से हो सकता था ना सिर्फ भगाना शुरू किया, बल्कि अब उन्होंने इन शेडोज़ पे गौर करना या इन शेडोज़ की तरफ देखना तर्क कर दिया था। दादा बताते हैं कि जैसे ही मैंने साइकिल की स्पीड बढ़ाना शुरू की तो अब बाकायदा मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जो साइकिल मैं चलाता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ, एकदम से इसकी जो स्पीड है वो मेरे जोर लगाने के बावजूद भी ना सिर्फ कम होती चली जा रही है, बल्कि ऐसा लगने लगा है जैसे कि जो मेरी साइकिल है उस साइकिल पे बेतहाशा बल्कि बहुत ज़्यादा वज़न रख दिया गया है। इसी दौरानिए में जबकि मैं साइकिल को भगाने की कोशिश कर रहा था तो मैंने साथ साथ पीछे पलट के बाकायदा देखा, लेकिन ना मेरी साइकिल पे कोई बैठा हुआ था और ना ही मेरी साइकिल के साथ कोई चल रहा था। लेकिन मेरी जो साइकिल की स्पीड थी वो इस कदर कम हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था जैसे 5-6 भारी भारी अफराद हैं जो मेरी साइकिल के ऊपर या इसके कैरियर पे बैठ चुके हैं। खैर, मैं मुसलसल आयतल कुर्सी पढ़ता हुआ जैसे तैसे आगे बढ़ता रहा और तकरीबन अलासिफ स्क्वायर तक, यानी जहाँ पे मेन रोड हाईवे मौजूद है, उस जगह तक मुझे बाकायदा साइकिल चलाने में दुश्वारी महसूस होती रही। और जैसे ही मैं हाईवे के बिल्कुल करीब पहुँचा तो अब मुझे बाकायदा किसी औरत के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आने लगीं। और ये जो आवाज़ें थीं ये इस कदर वाज़े आवाज़ें थीं, बाकायदा पता चल रहा था जैसे मेरी साइकिल के बिल्कुल पीछे या मुझसे कुछ फीट के फासले पे कोई औरत खड़ी हुई है और मुसलसल ज़ोर ज़ोर से हंस रही है। दादा बताया करते थे बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे परेशानी के आलम में जब मैं घर पहुंचा तो मुझे घर पहुंचते ही शदीद बुखार हो चुका था और उस दिन के यानी उस ड्यूटी के बाद से तकरीबन 3 या 4 दिन तक मुझे शदीद बुखार रहा और मैंने 3-4 दिन तक मुसलसल जो भी करीबी मस्जिद थी उसके इमाम साहब से अपने ऊपर दम दुरूद करवाया। अच्छा गाइस, ये जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये जिन साहब ने स्टोरी शेयर की है वो नहीं चाहते कि उनका या उनके इदारे का नाम लिया जाए, लेकिन हाँ, जितनी इन्फॉर्मेशन वो शेयर करना चाहते हैं मैं उसके मुताबिक ये स्टोरी आपसे शेयर करूँगा। ये बताते हैं कि बेसिकली ये कराची यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट में जॉब किया करते हैं। एक तो इनकी जॉब कराची यूनिवर्सिटी की जॉब है और ये पिछले 23 या 24 सालों से इसी यूनिवर्सिटी से न सिर्फ वाबस्ता हैं बल्कि इनकी जो रिहाइश है वो पीछे जहाँ पे स्टाफ कॉलोनी है वहीं पे ही मौजूद है। तो अक्सर ऐसा होता है कि इनको अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, शादी में जाने के लिए या किसी भी तकरीब को अटेंड करने के लिए अपनी यूनिवर्सिटी से बाहर निकलना होता है। तो वैसे ही 22 दिसंबर की बात है और 2021 चल रहा था। यह बताते हैं कि इनका जो कज़न था उसकी शादी चल रही थी। तो अक्सर ऐसा होता कि उसकी शादी में या उसकी शादी के जो भी प्रोग्राम्स थे उनमें शामिल होने के बाद जब ये फ्री होते तो इसी दौरानिए में कभी रात के 2 बज जाते, कभी रात के 3 बज जाते और कभी कभी तो ऐसा होता कि रात के 4-5 बजे तक ये वापस आते। तो वैसे ही इनको वापस आने में एक दफ़ा रात के तकरीबन 2 या 2:30 बज चुके थे। तो जो वहाँ का स्टाफ है या जो लोग रात में कराची यूनिवर्सिटी में जाया आया करते हैं उनको पता है कि अगर रात में आपको कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जाना हो तो शेख ज़ैद एक ऐसा डिपार्टमेंट है या एक ऐसा रास्ता है जहाँ से होते हुए आम तौर पे लोग यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हुआ करते हैं। तो वैसे ही जब ये उस गेट से एंटर हुए तो रात के तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे का टाइम था और इस कदर शदीद अंधेरा था कि इनकी बाइक की जो रोशनी थी वो सामने पड़ रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि रोशनी पड़ने के बावजूद भी मुकम्मल तौर पे सन्नाटे में वो एरिया
डूबा हुआ है। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं मेन गेट से एंटर होके आगे की तरफ आया तो आगे एक चौकनुमा जगह मौजूद है। अब जैसे ही मैं उस चौराहे पे या उस मोड़ पे पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे लेफ्ट साइड पे एक औरत एक बच्ची के साथ खड़ी भी है। बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कोई बूढ़ी सी औरत है और उस बूढ़ी सी औरत के साथ 12 या 13 साल की कोई छोटी सी बच्ची है जो उसके साथ खड़ी हुई है। दोनों ने सफ़ेद कलर के कपड़े पहन रखे थे और ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के हाथ में कोई कशकोल या इस तरह की चीज़ मौजूद है। आमतौर पे दिन के औकात में यूनिवर्सिटी के अंदर भी अक्सर फ़कीर मुख्तलिफ तरीक़ों से दाखिल हो जाते हैं, लेकिन इतनी रात में इस वीराने में, इस सुनसान सड़क पे जहाँ पे ना कोई बंदा मौजूद था ना ही बंदे की ज़ात मौजूद थी, इस फ़कीरनी का अपनी बच्ची के साथ खड़ा होना, अभी मैं उसके ऊपर गौर ही कर रहा था कि मैंने देखा कि इन दोनों की जो आंखें हैं वो कुछ अजीब तरीके से चमकना शुरू हुई हैं। अब मुझे लगा कि हो सकता है मेरी जो बाइक है उसकी लाइट जब इनके चेहरे पे या इनकी आंखों पे पड़ रही है तो इसी वजह से शायद उसकी आंखें चमकना शुरू हुई हैं, जैसे कि आम तौर पे हुआ करता है। या आपने अक्सर देखा होगा कि बिल्लियों की आंखों पे जब रोशनी पड़ा करती है तो वैसे ही उनकी आंखें चमका करती हैं। लिहाजा इस बात को मैंने नज़रअंदाज किया और जैसे ही मैं उनके बिल्कुल बराबर में पहुंचा तो अब मैं उनके बिल्कुल बराबर में था और मेरे सामने का जो हिस्सा था वहाँ पे बाइक की रोशनी पड़ रही थी। अब जबकि मैं उनके बिल्कुल बराबर में पहुँचा और मैंने अंधेरे में उनके चेहरों पे या उनकी आंखों पे गौर करना शुरू किया तो वाकई में हकीकतन ऐसा ही था कि इन दोनों की जो आंखें थीं वो इस अंधेरे में भी ऐसा लग रहा था लाल शोलों की तरह या लाल अंगारों की तरह ना सिर्फ चमक रही हैं बल्कि एक अजीब सी शैतानी सी मुस्कुराहट थी जो ख़ास तौर पे उस बूढ़ी औरत के चेहरे पे मौजूद थी। अब सच्ची बात यह है कि जैसे ही मैंने उस औरत को गौर से देखा, एक तो उसका जो चेहरा था वो बहुत ज़्यादा स्याह था और उसके साथ साथ उसके चेहरे पे इस कदर झाइयाँ मौजूद थीं, बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा लटकी हुई है। बहरहाल कुछ अजीब सी फीलिंग थी जो उन दोनों को देखने के बाद मुझे आना शुरू हो चुकी थी। खैर मैंने इन दोनों को क्रॉस किया और आगे अपने घर की तरफ बढ़ता चला गया। जैसे ही मैं स्टाफ कॉलोनी के करीब पहुंचने वाला था तो स्टाफ कॉलोनी शुरू होने से पहले भी एक मैदान जैसी जगह मौजूद है। जैसे ही मैं उस मैदान के बिल्कुल सामने पहुंचा तो एकदम से जब मेरी नज़र उस मैदान के बीच में पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि वही औरत और वही बच्ची जो अब से 1 मिनट पहले हार्डली मुझे नज़र आए थे, वो दोनों अब इस ग्राउंड के बीच में खड़े हुए हैं। अब जब मैंने उनको ग्राउंड के बीच में खड़े हुए देखा तो मैंने जानबूझ के बाइक रोकी और बाइक की लाइट की जो रोशनी थी वो उनके ऊपर मारना शुरू की। लेकिन अजीब बात ये थी कि जब मैंने बाइक रोक के बाइक की जो हेडलाइट थी उसकी रोशनी को उनकी तरफ मारना शुरू किया तो जब रोशनी उनके ऊपर पड़ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि ग्राउंड के बीच में कोई भी मौजूद नहीं है। और जैसे ही मैं लाइट को दूसरी तरफ करता या लाइट को बंद करता तो मुझे क्लियरली नज़र आता जैसे वही बूढ़ी औरत उसी बच्ची के साथ इस ग्राउंड के दरमियान में मौजूद है। अब ये देखने के बाद ये तो कंफर्म हो चुका था कि अक्सर इस यूनिवर्सिटी के अंदर ख़ास तौर पे इस स्टाफ कॉलोनी के करीब में इस तरह की जो मखलूक़ात नज़र आया करती हैं ये उनमें से ही कोई मखलूक़ात हैं। मैंने गियर मारा और गियर मारने के बाद तेज़ी से अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू किया और जब मैं घर के अंदर पहुंचा तब कहीं जाके मैंने सुकून का सांस लिया। ये जो स्टोरी है ये स्टोरी हमें वसीम साहब ने एक ऐसी यूनिवर्सिटी से शेयर की है जिस यूनिवर्सिटी के बारे में
बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ मैं आपके साथ न सिर्फ शेयर कर चुका हूँ, बल्कि कुछ इस तरह के वाक़यात भी हैं जो मैंने उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान न सिर्फ विटनेस किए थे, बल्कि उस दौर में जो मेरे साथ मेरे दोस्त वगैरह हुआ करते थे, उन्होंने भी इस तरह के वाक़यात को विटनेस किया था। जी हाँ, ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी भी कराची यूनिवर्सिटी की स्टोरी है और ये स्टोरी हमें वसीम साहब ने शेयर की है। ये नहीं चाहते कि इनके डिपार्टमेंट का या ये जहाँ पे जॉब करते हैं, जिस डिपार्टमेंट में मौजूद होते हैं, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मज़ीद दी जाए। ये बताते हैं कि मैं वहीं का एम्प्लॉई हूँ और वहीं पे ही जहाँ पे इनके जो भी एम्प्लॉयज़ रहा करते हैं, मैं भी उधर ही रहा करता हूँ। तो अक्सर ऐसा होता है कि रात के औकात में, ख़ास तौर पे खाना खाने के बाद, सिगरेट पीते पीते, वॉक करते करते मैं जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, ख़ास तौर पे जो मस्कन वाला रास्ता है जो कि ठंडी सड़क से होता हुआ मस्कन की तरफ जाया करता है, उधर आके बैठ जाया करता हूँ। तो वैसे ही अभी ये जो दिसंबर गुजरा है, इस दिसंबर की बात थी। इत्तफाक से कराची में शदीद सर्दी हो रही थी, सर्द रात थी। तो मैंने खाना खाया और खाना खाने के बाद मैंने सिगरेट का डिब्बा उठाया। मेरे पास मोबाइल और हैंड्स फ्री मौजूद था, तो मैं सीधा वॉक करता हुआ ठंडी सड़क की तरफ, यानी कि जहाँ से मस्कन वाला रास्ता शुरू होता है, उस रोड पे पहुँच गया। अब ये जो जगह है जो कि फार्मेसी डिपार्टमेंट के बिल्कुल सामने मौजूद है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा क्रिकेट ग्राउंड भी मौजूद है। मैं इत्तफाक से उसी रोड पे टहलता हुआ सिगरेट पी रहा था और उसके साथ साथ मैंने मोबाइल पे अपने दोस्त को कॉल लगाई हुई थी। मेरी आदत थी कि अक्सर रात के औकात में एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे तक मैं अपने दोस्तों से या अपने जानने वालों से बातें किया करता था। तो वैसे ही मैं मुसलसल फ़ोन पे बात कर रहा था और रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो रहा था। अक्सर ऐसा होता है कि 12 साढ़े 12 बजे, या ख़ास तौर पे ये जो मस्कन वाला रूट है, इधर से इक्का दुक्का बाइक्स या इक्का दुक्का गाड़ियाँ गुजरती रहती हैं। और ये जो भी गाड़ियाँ होती हैं, या तो ये सिक्योरिटी वालों की गाड़ियाँ होती हैं, या फिर मेरी ही तरह इस यूनिवर्सिटी का कोई स्टाफ है जो कि स्टाफ कॉलोनी की तरफ या तो जा रहा होता है, या फिर ये किसी और काम से वहाँ से निकला होता है। खैर, किस्सा मुख्तसर, मैं सिगरेट पी रहा था और मुसलसल ठंडी सड़क वाली जो गली है या जो रास्ता है, वहाँ पे वॉक कर रहा था। इसी दौरानिए में वॉक करते करते और फ़ोन पे बात करते करते जब मेरी नज़र ये जो वली का ग्राउंड है, उस ग्राउंड के बीच की तरफ पड़ी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो बीच का हिस्सा है, वहाँ पे शायद कोई मौजूद है। अब क्योंकि आम तौर पे ये जो एरिया है, यहाँ पे पिच डार्क हुआ करता है, तो आपको पता नहीं चलता कि आखिर कोई मौजूद है या नहीं। तो मैं भी उस हिस्से पे या उस जगह पे गौर कर रहा था जहाँ पे मुझे लग रहा था कि शायद कोई बैठा हुआ है। और जब मैंने वहाँ पे मज़ीद गौर किया तो हैरानी की बात ये थी, कभी ऐसा लगता कि जैसे वहाँ पे कोई बहुत बड़ा सा जानवर मौजूद है, और ये जो जानवर है ये इस कदर बड़ा जानवर है, यानी कि आप कह सकते हैं किसी बकरे या गधे के दरमियान इतना बड़ा उसका वजूद है। लेकिन अजीब बात ये थी कि जब मैं उस जानवर के चेहरे पे गौर कर रहा था, तो कभी मुझे लगता कि जैसे शायद ये किसी इंसान का चेहरा है, कभी ऐसा लगता जैसे शायद किसी भालू का चेहरा है। एक अजीब कश्मकश थी जो मुझे उस तरफ देखने पे मजबूर कर रही थी। और बिला आखिर जब मैंने काफ़ी देर तक उस वजूद पे गौर किया, तो वाकई में ऐसा ही था कि वहाँ पे जो भी मखलूक मौजूद थी, उस मखलूक का जो भी वजूद था, उसका सारा का सारा हिस्सा एक जानवर की तरह था, लेकिन उसका जो चेहरा था वो बाकायदा इंसान की तरह लग रहा था। अब फ़ोन पे बात करते करते जब मैं एकदम से चुप हुआ और मुसलसल मैं उस पार्क की तरफ या उस ग्राउंड की तरफ देखता चला गया, तो मैं अपने जिस दोस्त से या जिस कज़न से बात कर रहा था,
वो भी मुझसे पूछने लगा कि भाई सब खैरियत तो है। खैर मैंने उधर देखने के बजाय फिर मुसलसल आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ना शुरू की, और आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते जैसे तैसे मैं उस स्ट्रीट से आगे की तरफ आ गया। और जब मैं मज़ीद आगे आया तो आगे आने के बाद जब मैंने दोबारा से पलट के उस ग्राउंड की तरफ या उसके बीच की तरफ देखना शुरू किया तो अब ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पे कोई भी मौजूद ही नहीं है। अजीब बात यह थी कि इस वाक़ये के बाद तकरीबन 7 या 8 दिन तक मुझे मुसलसल रात के वक्त में ख़ास तौर पे मगरिब के बाद बुखार हो जाया करता था, और जैसे ही सुबह होती या दिन निकलता ऐसा लगता मैं नॉर्मल हो चुका हूँ।